वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार, मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, आप लोग कीवर्ड्स अच्छे से लिख रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे। पॉइंट वाइज आप तक फ्री वीडियोस अवेलेबल कराने की पूरी कोशिश हमारी साइड से जारी है और जारी ही रहेगी। हम आ गए हैं हमारे GS 5 के पॉइंट नंबर 9 पे। हिंदी माध्यम का हमारा ये वीडियो हिंदी में लिखा गया, हिंदी में समझाया गया उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन, शहरी एवं पंचायती राज, लोक नीति और अधिकार संबंधी जो मुद्दे होते हैं वो हम इसमें पूरा कवर करने वाले हैं। जो भी होगा इस संदर्भ में आपको क्या उत्तर लिखना चाहिए, किस तरीके से लिखना चाहिए, मेरी पूरी कोशिश रहती है बताने की। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप वीडियोस अच्छे से देखें, उनको बार बार रिवाइज करें और अपने एक छोटी सी डायरी मेंटेन करें जिसमें आप एग्जाम्पल्स करंट अफेयर्स से और बाकी सब चीज़ों से रिलेटेड डाल सकें। इसके अलावा जो लोग भी हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं वो डेफिनेटली हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। UPSC 2024 के लिए हमारा CMP प्रोग्राम, कंप्लीट मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा UPPCS मेंस 2023 के लिए जो मुख्य परीक्षा होने वाली है, जो सारा मटेरियल है इसकी PDF पाने के लिए आप हमारा पेड ग्रुप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। और UPPCS 2024 शुरुआत से सिलेक्शन वाली तैयारी के लिए भी आप हमारा पेड ग्रुप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिवली एक प्रैक्टिस आपकी चलती रहेगी निरंतर आपके पेपर तक। और पेपर में जाके फिर आपको ऐसा लगेगा कि हम तो चलो क्विज ही सॉल्व कर रहे थे। बाकी जो भी आपका फीडबैक है आप डेफिनेटली मुझे कमेंट डाउन करके बताइए। शुरुआत करते हैं GS 5 पॉइंट नंबर 9 हिंदी माध्यम के हमारे वीडियो। चलिए GS 5 का पॉइंट 9 पे आ गए हैं हम, और ये है उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे सवाल आना ही आना है, समझ के चलिएगा ये चीज, ठीक है। और शहरी और पंचायती राज, अर्बन और पंचायती राज देखेंगे, लोक नीति, पब्लिक पॉलिसी देखेंगे और अधिकार संबंधी कुछ मुद्दे देखेंगे जिसको आप बोलते हैं राइट्स बेस्ड अप्रोच। उसके बारे में कुछ चीजें हम देखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, आपको अच्छे से इससे रिलेटेड आंसर राइटिंग करनी है, जो एक्स्ट्रा बातें बताई जाएं वो भी लिखनी है। देखिए, पंचायती राज प्रणाली का विकास क्रम। अब उत्तर प्रदेश का जो पंचायती राज प्रणाली का विकास हुआ वो जब संवैधानिक दर्जा मिला पंचायती राज को, जो मिला 1992 में आके, उससे पहले से उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम पारित हो चुका था, ठीक है। पंचायती राज शब्द से क्या अभिप्राय है आप जानते हैं, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसमें आप लिख सकते हैं तो अनुच्छेद 40, जाहिर सी बात है ये एक गांधीवादी निर्देश है। इसमें कहा गया कि राज्य पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और ग्रामीण स्तर पर जितने भी कार्य हैं, जितने भी प्रकार के कार्य हैं और अधिकार है उन्हें देने का प्रयत्न करेगा पंचायती राज को। देखिए, एक वर्ड आपने सुना होगा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सुना है, पढ़ा भी होगा इसके बारे में। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ठीक है। अब भारत में जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है उसका मतलब क्या है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या। पहली चीज तो ये कि ये जो वर्ष है 2023, थोड़ा सा बैकग्राउंड तैयार कर लीजिए अपना, ये 30वीं सालगिरह कह लीजिए या 30वां, जो 30 वर्ष लगभग पारित हो, जो मतलब जब संवैधानिक दर्जा मिला आपका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुगम बनाने के लिए, आपका 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन आया था, तो उसको पारित हुए लगभग 30 वर्ष आपके हो चुके हैं। तो ये जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, पावर की शेयरिंग, ठीक है। पावर शेयरिंग किस किस के बीच में, आपकी केंद्र सरकार है, फिर आपकी राज्य सरकारें हैं। अब राज्य सरकारों से पावर तीसरे लेवल पे दी जाए, लोकल गवर्नमेंट को स्थानीय स्वशासन दिया जाए, स्थानीय जो सरकार है उसको भी कुछ अधिकार, कुछ शक्तियां प्रदान की जाएं, पावर का ट्रांसफर करना, ठीक है, हस्तांतरित करना जो शक्तियां हैं उनको। तो बात आए अगर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, तो आपको 73rd और 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको लिखना ही लिखना है।
यहाँ पे जो शुरुआत होती है, ये उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है उसमें ये 73वें 74वें संवैधानिक संशोधन से पहले से शुरुआत होती है। कैसे? संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947। देखिए, आजादी के साथ साथ यहाँ पे कानून बन गया था। 7 दिसंबर 1947 को गवर्नर जनरल हस्ताक्षरित करते हैं और प्रदेश में 15 अगस्त से 1949 आते आते पंचायतों की स्थापना हो जाती है। ठीक है, फिर 55 के चुनाव के बाद पंचायत अदालतों का न्याय पंचायत नामकरण किया जाता है। तो जो उस वक्त पंचायत अदालतें थी उनको न्याय पंचायत कहा गया। ठीक है, इसका मतलब इनके पास पावर थी एक सिविल कोर्ट की भी। अब आप जानते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी आपने पढ़ी होंगी, आपकी जब प्रीलिम्स में हम पढ़ते हैं BLK, कौन सी कमेटी बाद में आई, पहले ऐसे करके नहीं पढ़ते हम, पहले बलवंत राय मेहता, फिर आपकी अशोक मेहता, LM सिंघवी, इस तरीके से पढ़ते नहीं पढ़ते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो बलवंत राय मेहता कमेटी थी उसने सिफारिश की और उसके आधार पर भारत सरकार ने निर्देशानुसार सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों के अनुरूप उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 इसको क्रियान्वित किया। और इस अधिनियम के अनुसार प्रदेश में क्या क्या बना? गांव सभा, क्षेत्र समिति और जिला परिषद इकाइयों को एक सूत्र में बांधा गया और प्रदेश में त्रिस्तरीय 3 टायर पंचायती राज व्यवस्था, 3 टायर, इसकी जो है शुरुआत हुई। ठीक है, अब 73rd संविधान संशोधन, इसके अनुक्रम में प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश, अब देखिए पहले से 47 से यहाँ पे अधिनियम पारित हो चुका है। अब राज्य सरकार क्या करेगी? जो संवैधानिक दर्जा देना है अब पंचायती राज को, या जो एक तीसरा स्तर है सरकार का, इसको उसके अनुक्रम में प्रदेश सरकार जो है अलग से नहीं लाएगी कोई विधेयक लाएगी, मतलब उसी में संशोधन कर देगी। उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक ले आएगी। ठीक है, 22 अप्रैल 1994 से ये प्रवृत्त हो जाएगा, जिसमें संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 और जो ये 1961 वाला आपका अधिनियम है, इसमें संशोधन करके राज्य में तीनों स्तरों में पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, आपको याद रखना है हर राज्य में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं ये तीनों स्तर। हमारे राज्य में जिस नाम से जाने जाते हैं आपको वो अच्छे से तैयार करना है। इसमें एक रूपता लाते हुए, यूनिफॉर्मिटी लाते हुए निम्नलिखित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। और वो व्यवस्था क्या है? पंचायतों का संगठन और संरचना, कैसा ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, कैसा स्ट्रक्चर रहेगा। अनुसूचित जाति, SC, ST और पिछड़े वर्ग और महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। अब पंचायतों का एक निश्चित कार्यकाल होगा, आप जानते हैं 5 वर्ष है। पंचायतों में कृत्य, शक्तियां, उत्तरदायित्व, इनका विस्तार क्या रहेगा, क्या इनका एक्सटेंट ऑफ वर्क रहेगा, क्या इनके पास पावर्स होंगी, क्या रहेगा शक्तियों में, क्या रहेगा चंद्रबिंदु, कोई बात नहीं। राज्य निर्वाचन आयोग, ये 2 सबसे महत्वपूर्ण चीज हुई। स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग की स्थापना हुई। ये पुराने लेक्चर में, इससे पहले वाले पॉइंट में आपने ये विस्तार पूर्वक देखे थे। अब 92 में केंद्र सरकार द्वारा पंचायतों में एक रूपता लाने, क्या उद्देश्य था? एक रूपता लाना, समय पर चुनाव सुनिश्चित करना, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करके पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के उद्देश्य से आप जानते हैं 73rd संशोधन आया था, उसके अध्याय में 9 जोड़ा गया। ठीक है, और अनुच्छेद 243A से 243O तक इससे संबंधित विभिन्न व्यवस्थाएं दी गई। ठीक है, और 29 करीब आइटम्स हैं इस वाले पार्ट में, और ये सारी चीजें यहाँ पे करी थी। ठीक है, तो ये चीजें आपने यहाँ पे देख ली। ये आपका 11th शेड्यूल है। ठीक है, ये चीज आपने देखी। अब सबसे पहले एक बार अगर आपसे, आप मान लीजिए आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे, तो आंसर में आप सबसे पहले लिखिएगा कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है। इंट्रोडक्शन अगर देते हैं तो उसमें आप लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को लिखिएगा। उसमें आप लिखेंगे कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है? केंद्र से राज्य के कार्यों और संसाधनों को निचले स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधि, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, उनको हस्तांतरित करने की, उनके पास ट्रांसफर ऑफ पावर की एक प्रक्रिया है। और इसका उद्देश्य क्या है? ताकि शासन में नागरिकों की अधिक प्रत्यक्ष भागीदारी हो, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन। ये जितने भी कीवर्ड्स हैं प्लीज इन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, प्रत्यक्ष भागीदारी, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन। ठीक है, और उसको सुविधाजनक बनाया जा सके। और भारतीय संविधान द्वारा परिकल्पित हस्तांतरण केवल प्रतिनिधि मंडल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि सटीक रूप से परिभाषित शासन
कार्य औपचारिक रूप से स्थानीय सरकारों को कानून द्वारा सौंपे जाएंगे। ऐसे नहीं बस बातों में नहीं होगा, ये प्रॉपर तरीके से होगा। वित्तीय अनुदान होंगे, नियंत्रण की टोकरी के पर्याप्त हस्तांतरण द्वारा समर्थित होंगे और उन्हें कर्मचारी दिए जाते हैं ताकि उनके पास अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए प्रॉपर रिसोर्सेज हों, आवश्यक संसाधन हों। ठीक है, तो मैंने आपको जितना बेस्ट पॉसिबल तरीके से जो हो सकता था वो बताने की कोशिश की है कि ये जो है कौन सा सबसे पहले डिफाइन किया आपने, उसके बाद उसका विकास क्रम बता दिया। प्रदेश का तो आप खास कर लिखेंगे कि शुरू से था यहाँ पे नियम, ठीक है। और फिर आप लिख सकते हैं संबंधित संवैधानिक प्रावधान, जो प्रावधान मैंने आपको भी बताया वो आप इसमें लिख सकते हैं। PRI 73rd 74th ये सब कीवर्ड्स चल रहे हैं आपके, ठीक है। इसमें 2 नए हिस्से जोड़े गए थे, भाग 9 आप जानते हैं, पार्ट 9 जोड़ा गया और फिर भाग 9A जोड़ा गया। अभी नीचे नगर पालिकाओं में जब मैं आपको बताऊंगी वो पढ़ाऊंगी मैं आपको। और 11वीं अनुसूची आप जानते हैं, 12वीं अनुसूची जानते हैं और अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन। ये आपका इंट्रोडक्शन मोटा मोटा हो जाएगा, इस सब में से निकाल के लिखते रहिएगा आप अपना इंट्रोडक्शन। ठीक है जी। तो अब उत्तर प्रदेश में जो ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, 3 टायर सिस्टम है, इसमें क्या क्या है? ग्राम पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है और जिला पंचायत है। हम इसको एक एक करके देखेंगे किसमें क्या है क्या नहीं है। तो जो ग्राम पंचायत है, यह अधिनियम पंचायती राज के ग्राम सभा, सबसे जरूरी प्रीलिम्स में भी सवाल आते हैं इसमें, ग्राम सभा का प्रावधान करता है। और ग्राम सभा क्या है? अगर 3 टायर में बात करें तो सबसे निचला स्तर है ये, सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। इस निकाय में क्या होगा? जो गांव का लेवल है, विलेज लेवल पर गठित पंचायत क्षेत्र में निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं, जो इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर्ड वोटर्स हैं वो इसमें होते हैं। मतलब पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की एक ग्राम स्तरीय सभा है, विलेज लेवल असेंबली है, ऐसे बोल सकते हैं। यह उन शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कार्य निष्पादित कर सकती है जो राज्य के विधान मंडल, जो स्टेट लेजिस्लेचर रूल्स रेगुलेशंस बनाएगा, उनके लिए इंस्ट्रक्शंस देगा, उनको फॉलो करेगी। ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत का प्रमुख, आपको पता है आजकल तो गाड़ियों पे लिखा होता है ग्राम प्रधान, ठीक है। सबको पता होगा जो लोग गांव से जुड़े होंगे, पूरा प्रधानी का चुनाव होता है जब, तो कैसा माहौल होता है गांव में, जिनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट इलेक्शन से ग्राम सभा के 18 वर्ष से जो अधिक आयु के मतदाता हैं उनके द्वारा ये किया जाता है, ठीक है। सीट्स आती हैं अलग अलग, कभी SC की, कभी विमेन सीट आती है, ठीक है, तो पता होगा आपको। फिर है आपका क्षेत्र पंचायत। अब जो क्षेत्र पंचायत है उसका गठन जो है वो माध्यमिक स्तर है, सेकेंडरी लेवल पे है, ठीक है। जो त्रिस्तरीय है उसमें बीच में आ गया ये क्षेत्र पंचायत। इसके जो सदस्यों का चुनाव है वो भी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होगा, लेकिन जो इनके प्रमुख होंगे, जो इनका हेड होगा, उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से क्षेत्र पंचायत में जो चुने हुए, ये जो जिनको प्रत्यक्ष रूप से चुना गया है ना, उनमें जो चुने सदस्य हैं उन वो ही अपने आप में से एक प्रमुख चुनेंगे। खंड विकास अधिकारी क्षेत्र पंचायत का सचिव होगा, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, ठीक है, बनेंगे आप लोग जल्दी ही। और क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत, अब देखिए नीचे सबसे आपकी ग्राम पंचायत है, ऊपर आपकी कौन सी है? जिला पंचायत। इसके बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम कर रही है, कड़ी के रूप में कार्य कर रही है। क्लियर हो गई इतनी बातें? अब आती है आपकी जिला पंचायत। जो ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, इसमें टॉप लेवल पे, शीर्ष स्तर पे आपकी जिला पंचायत होगी। इसका गठन जो है वो जिले के स्तर पे होगा। इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, उनका चुनाव कौन करेगा? जिला पंचायत सदस्य जो होंगे वो करेंगे। आपने पढ़ा नहीं है ये बड़ा तगड़ा चुनाव होता है, जिला पंचायत सदस्य, गाड़ियों के पीछे नहीं लिखा होता है जिला पंचायत अध्यक्ष, बहुत बड़े लेवल के चुनाव होते हैं, पैसा वैसा बहुत चलता है इनमें। चलिए, इसके अब कोई जिला पंचायत अध्यक्ष देख रहा हो वीडियो तो अन्यथा ना लें इस बात को। इसके सदस्यों का निर्वाचन मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होगा, वोटिंग होती है ना इसमें। जिला पंचायत में संपूर्ण जिले के पंचायतों के लिए योजना बनाना, समन्वय करने संबंधी कार्य किए जाते हैं। और जिला पंचायत का जो सचिव है वो जिले का मुख्य विकास अधिकारी, पंचायती राज ऑफिसर होगा, ये भी बनेंगे, आपको दिक्कत नहीं है। जिला पंचायत अब जो है, अब आपकी जिले की पंचायत है, वो जो सदस्य हैं उनके नीचे हैं समितियां, कमिटी हैं कुछ, जो कौन कौन सी हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी है आपकी, प्रशासनिक, नियोजन विकास वाली समिति होगी, एक शिक्षा समिति होगी, निर्माण कार्य की होगी, स्वास्थ्य एवं जल कल्याण समिति होगी और एक होगी जल प्रबंध। ये मेन काम है जो जिला पंचायत है ये पूरी देखेगी। टॉप मोस्ट लेवल पे है जिला पंचायत। अगर ऐसे मैं आपका एक ऐसा लेवल बनाया जाए तो ये आपकी जिला पंचायत है, ये आपकी क्षेत्र पंचायत है और ये आपकी ग्राम पंचायत है, ठीक है। मतलब ये छोटा नहीं होता रजिस्टर, मैंने ऐसे ही बस बना दिया एक पिरामिड फॉर्म में, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब पंचायत चुनाव और राज्य चुनाव आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन का रोल क्या है? स्टेट इलेक्शन कमीशन को तो फॉर्म ही इसलिए करा गया था कि पंचायतों में चुनाव सुनिश्चित हो सके अच्छे से।
तो पंचायती चुनाव को स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल बनाने के लिए, निष्पक्ष कराने के लिए जो 73वां संशोधन था, इसमें एक राज्य चुनाव आयोग की व्यवस्था थी। जितने भी स्तर हैं, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, इनके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता करेगी, जबकि क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से सदस्यों में से ही किया जाएगा। और निर्वाचन के लिए आयु कितनी है? मिनिमम 21 वर्ष, न्यूनतम आयु है 21 वर्ष। ठीक है जी। अब आएगा आपका पंचायत का कार्यकाल। ठीक है, अब जो ये अधिनियम है इसमें प्रॉपर डिफाइंड है, पंचायतों का कार्यकाल है 5 वर्ष। लेकिन अगर 5 वर्ष नहीं भी हुए पूरे तो उससे पहले भी भंग की जा सकती है ये। लेकिन अगर मान लीजिए कारणवश पंचायत 5 वर्ष से पूर्व पहले ही भंग हो गई तो 6 महीने के अंदर अंदर री इलेक्शन, पुनः चुनाव से जो बाकी का समय है उसके लिए पंचायतों का गठन किया जाएगा, बाकी के समय के लिए। ठीक है, पूरे 5 अब बीच में हो गई तो अगले 5 साल के लिए नहीं, जो बचा हुआ टाइम है उसके लिए, फिर दोबारा इलेक्शन होगा 5 साल पूरे होने के बाद, याद रखना इस चीज को। आरक्षण, रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पे 73वें संशोधन द्वारा सभी स्तरों पर 1/3 1/3 जो सीट्स हैं सदस्य एवं अध्यक्ष महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। SC ST के लिए भी उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रोपोर्शनेट टू देयर पॉपुलेशन आरक्षण का प्रावधान रहेगा। और राज्य विधानसभा अगर माने जरूरी तो पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण का प्रावधान लाया जा सकता है, ऐसा होता है, आती है OBC सीट भी। ठीक है, पंचायत की शक्तियां क्या हैं, इसके कार्य क्या हैं? राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट का रोल नहीं है यहाँ पे, स्टेट लेजिस्लेचर को ये अधिकार है कि वे पंचायतों को उन शक्ति, वो अधिकार हस्तांतरित करें। यहाँ पे देखिए ट्रांसफर ऑफ पावर्स पे लगातार बात चल रही है, ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा है यहाँ पे, जो पंचायती राज संस्थानों की शक्ति एवं प्राधिकार में वृद्धि करें, उसको सुविधाजनक बनाएं, जिससे पंचायत स्थानीय स्वशासन के रूप में सभी 29 विषय बताए थे मैंने आपको भी, जिनका 11वीं अनुसूची में उल्लेख है, 11th शेड्यूल में ये दिए हुए हैं, उनको प्रभावी कर सके या फिर उन पर प्रभावी कार्य कर सके। ये सारे जो प्रोविजंस दिए हुए हैं 29 के 29 उनको अच्छे से कर सके, इसलिए ये जो है बनाए गए हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी नीचे इसमें से जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, चुनौतियां क्या क्या हैं, ये सारी चीजें अभी हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल आपको इतनी चीजें देखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सबसे जरूरी है। विकेंद्रीकरण का अर्थ, परिभाषा सब पता होना चाहिए आपको। ठीक है, ये एक संगठनात्मक संरचना के रूप में संदर्भित है, याद रखिएगा आप। विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, पूरा का पूरा जो है ये ढांचा जो बना है ये विकेंद्रीकरण पे ही बना है। ठीक है, ये आपको चीज याद रखनी है जरूर से। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए अब आएगा उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय, अर्बन लोकल बॉडीज। बहुत आर्टिकल्स आते हैं अखबार में, अक्सर आप देखेंगे ULBs बोलते हैं इनको। ठीक है, इसको मैं मिटा देती हूँ, ULBs ऐसे लिख लीजिए इसको। ठीक है, लिख सकते हैं आप ऐसे ब्रैकेट में ना। तो अब पहली चीज तो ये है कि ये जो शहरी स्थानीय निकाय है इसका आना, इसमें संवैधानिक दर्जा मिलना, इसको क्यों जरूरी था? आप एक टॉपिक पढ़ते हैं, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। क्या टॉपिक है? शहरीकरण। आप जानते हैं शहरीकरण जो है भारतीय समाज की एक आम विशेषता है, क्योंकि शहर वैश्वीकरण के मुख्य लाभार्थी रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन का सबसे डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे पड़ा है? शहरों पे। और शहरी जनसंख्या जो है लगातार बढ़ रही है, रोजगार की तलाश में लोग शहरों में पलायन कर रहे हैं। तो इसका मतलब विशेषता तो आम बन जाना कोई वो नहीं है, गलत बात नहीं है। ये जो भारतीय शहरों को भारतीय अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तन के संचालक या प्रेरक के रूप में स्थापित करने की आवश्यकता को दर्शाता है। क्या? शहरीकरण। इसके लिए क्या है? आधारभूत संरचना जो है उसमें वृद्धि होनी चाहिए, उनके उन्नयन की आवश्यकता है, जिसके लिए राज्य और केंद्र सरकार जो सक्रिय समर्थन करे उसकी आवश्यकता है। अगर ऐसा होना है तो बिल्कुल बैकग्राउंड देखें तो अगर तो अब आप जानते हैं हमारे संविधान में ना केवल नीति निर्देशक तत्व, पहले तो सिर्फ बात होती थी नीति निर्देशक तत्वों में, पर विशेष रूप से जो 73वां 74वां संशोधन आया उसमें देश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आप जानते हैं वास्तविक रूप से रियलिटी में स्वशासी स्थानीय निकायों के माध्यम से जमीनी स्तर पर
ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र की बहाली के लिए एक संस्थागत ढांचा है ये, ठीक है, वो तैयार करने का लक्ष्य रखा गया और इसके माध्यम से भी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए ये स्पष्ट अधिदेश प्रदान करता है, ठीक है। तो अब इतनी बात आपको समझ आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उत्तर प्रदेश, ये हमने बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा देख लिया। उत्तर प्रदेश देश का 5वां सबसे बड़ा प्रदेश है, 2.4 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तारित है, एरिया काफी बड़ा है। 760 इसमें शहरी स्थानीय निकाय हैं जो कि सामान्यतः 5 वर्ष की अवधि के लिए चयनित सदस्यों की निर्वाचित परिषद द्वारा शासित होते हैं। अब उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसमें यूपी नगर अधिनियम 1959 का और नगर पालिका अधिनियम 1916, देखिए कितना पुराना है ये, इसके माध्यम से जो ये यूएलबी हैं इनमें जमीनी स्तर तक, मैंने आपको भी बताया ऊपर, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को लागू करने का काम जो है वो शुरू किया गया। अब इन अधिनियम को कार्यान्वयन का उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों को स्वशासी शक्तियां प्रदान करना और आत्मनिर्भर बनाना है। अन्य उद्देश्य करदाताओं से एकत्र किए गए करों, शुल्कों, जमा, जुर्माना आदि के बदले अपने निवासियों को बेहतर नागरिक सुविधाएं प्रदान करना भी है। जाहिर सी बात है, टैक्स पेयर पैसा दे रहा है तो टैक्स पेयर का पैसा कहाँ लग रहा है, उसका क्या यूज हो रहा है, ये चीज जानना भी उसके लिए आवश्यक है। फिर आप जानते हैं, फिर आया आपका 74वां संविधान संशोधन, उसने शहरी स्थानीय निकायों को शक्ति के विकेंद्रीकरण, उनको अधिक कार्यों को सौंपे जाने और निधियों के हस्तांतरण और न्याय गमन का मार्ग प्रशस्त किया था। परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय संरचना को, यहाँ भी 3 टायर सिस्टम है, अधिक विविध जिम्मेदारियां सौंपी गई। नगर निगम जहां जनसंख्या 5 लाख से अधिक हो वहां क्या होता है नगर निगम, 5 लाख से जहां ज्यादा हो। परिषद कहाँ होती है, नगर पालिका परिषद, जहां 20,000 से 5 लाख के बीच की हो जनसंख्या, और नगर पंचायत जहां जनसंख्या 20,000 से कम हो, छोटी जगहों के लिए। और आप जानते हैं यहाँ पे आप महापौर होता है, एक मेयर है ना, गाड़ियों के पीछे ये भी लिखा होता है। चुनाव अभी हाल ही में हुआ है बहुत जगह, जहाँ नगर निगम का प्रमुख महापौर होता है, कहीं जगह क्या हमारे प्रदेश में। नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों का प्रमुख कौन होगा, अध्यक्ष होगा, ये भी लिखा होता है गाड़ियों के पीछे। निर्वाचित प्रतिनिधि अपनी शक्ति का प्रयोग तथा कर्तव्यों का निष्पादन निर्वाचित सदस्यों की समिति के माध्यम से करते हैं। अभी नीचे डायग्राम है पूरा, वहां पे आपको पता लग जाएगा। अब नगर निगमों में नगर आयुक्त होते हैं तथा नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायत में अधिशासी जो अधिकारी है वो प्रशासनिक प्रमुख होते हैं जो कार्यों को क्रियान्वित करते हैं एवं निधियों के उपयोग के लिए उत्तरदायी होते हैं। शासन स्तर पर प्रमुख सचिव शहरी विकास विभाग के संपूर्ण नियंत्रण में निदेशक स्थानीय निकाय संबंधित के प्रमुख होते हैं। तो ये कौन किसका हेड है, इसमें गलती ना करना, ये बिल्कुल ठीक लिख के आना, ठीक है। यहाँ आपकी गड़बड़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रीलिम्स में जैसे होता है ना कि छोटी छोटी चीजों पे आप गलती करके आते हैं तो आंसर गलत हो जाता है। यहाँ पे आप मतलब बहुत वो लगेंगे कि प्रीलिम्स क्लियर करके आए हैं और बिल्कुल ठीक नहीं लिख पा रहे हैं, वो वाली चीज आती है। तो ये दिया हुआ है, देखो शहरी स्थानीय निकायों का संगठनात्मक ढांचा यहाँ दिया हुआ है। राज्य सरकार हो गई, प्रमुख सचिव होते हैं नगर विकास विभाग के, फिर निदेशक स्थानीय निकाय, नगर आयुक्त नगर निगम, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, फिर है निर्वाचित सदस्य का स्तर। यहाँ पे आपका नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत कौन सी कहाँ होगी, कितनी जनसंख्या होगी, ये भी बताया आपको मैंने। यहाँ पे महापौर, सभासद, इनका भी चुनाव होता है, पढ़ा होगा आपने। फिर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर पालिका परिषद में पार्षद और नगर पंचायत में अध्यक्ष और सदस्य, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी चीजें। तो ये आपका पूरा डायग्राम भी आप बना के आ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, उससे और अच्छा लगेगा, ठीक है। गवर्नमेंट वेबसाइट से हमने ये डेटा लिया है। अब जो स्थानीय निकाय हैं उनसे संबंधित प्रमुख बिंदु देख लीजिए आप। देश में शहरी स्थानीय निकायों की जो स्थापना है वो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, मैंने आपको बताया सबसे पहले, मैंने आपको लेक्चर में यही समझाया, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, इसके उद्देश्य से की गई है। अब यहाँ पे 8 प्रकार के स्थानीय निकाय विद्यमान हैं। क्या क्या हैं, वो है नगर निगम। नगर निगम मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये किन जगहों पे मिलेगी आपको, मैं बता देती हूँ थोड़ा थोड़ा। ये मिलेगी आपको बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जैसे बड़े नगरों में, वहां कार्यरत है ये। फिर आती है आपकी नगर पालिका, ये होती है म्युनिसिपैलिटी, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये म्युनिसिपैलिटी। ये कहाँ पे है, ये होगी प्रायः नगर परिषद, नगर पालिका समिति, इसको इस नाम से भी आपको जानने को मिलेगी, नगर पालिका बोर्ड, इन नामों से भी इसको जाना जाएगा। फिर होते हैं अधिसूचित क्षेत्र समिति, ये होते कौन से होते हैं, ये होते हैं नोटिफाइड एरिया कमेटी। अब क्या है, कुछ ऐसे कस्बे हैं जो बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं और बुनियादी सुविधाओं से वंचित जो कस्बे हैं उनके लिए अधिसूचित
क्षेत्र समितियों का जो है वो गठन किया जाता है और इसके जो सभी सदस्य होंगे वो राज्य सरकार मनोनीत करती है। ठीक है, यहाँ पे कोई चुनाव वगैरह नहीं होता नोटिफाइड एरिया कमेटी में। फिर होती है आपकी नगर क्षेत्र समिति, टाउन एरिया कमेटी। ये छोटे शहरों में मिलेगी आपको। इसके पास क्या होगा, स्ट्रीट लाइटिंग है, जैसे ड्रेनेज है, रोड है, कंजर्वेंसी है, ऐसे न्यूनतम अधिकार होंगे, ज्यादा कुछ नहीं, छोटा सा है ये। फिर होते हैं आपके छावनी बोर्ड, आप जानते हैं कैंट, ये ज्यादातर छावनी क्षेत्र में जो नागरिक आबादी रह रही है उनके लिए स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा गठित और संचालित, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आते हैं, ये याद रखिएगा ये चीज। एक होती है आपकी टाउनशिप। टाउनशिप कौन सी होती है, देखिए आप जैसे BHEL है, जो PSUs हैं, इनकी अपनी वो है ना सोसाइटीज वगैरह। मान लीजिए कोई संयंत्र है, कोई प्लांट है, उसके पास जो स्थापित कॉलोनियां हैं, उसमें कर्मचारी रह रहे हैं, श्रमिक रह रहे हैं, उनको जो है बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएं, उसके लिए जो टाउनशिप है वो शहरी सरकार स्थापित, मतलब टाउनशिप के रूप में वहां पे एक शहरी सरकार स्थापित की जाती है। इसमें कोई निर्वाचित सदस्य नहीं होता और ये नौकरशाही संरचना का ही एक विस्तार है, ऐसे समझ लीजिए आप। फिर है आपके बंदरगाह ट्रस्ट, पोर्ट ट्रस्ट जिनको बोलते हैं। ये कहाँ होंगे, जहां बंदरगाह होंगे, भाई यहाँ तो कोई मतलब नहीं लेना देना, ये बंदरगाह का प्रबंधन देखभाल देखेंगे, जो भी उस वहां पे काम करते हैं उनके लिए एक सोसाइटी टाइप बन जाएगी ये, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, यहाँ जो बंदरगाह हैं उन क्षेत्रों में ये स्थापित किए जाते हैं। अब एक है आपकी विशेष प्रयोजन एजेंसी, स्पेशल पर्पस एजेंसी। ये जो है ये नगर निगम या नगर पालिकाओं से संबंधित निर्दिष्ट गतिविधियों या विशिष्ट कार्यों को पूरा करती है, ये वाली जो है। तो ये सारे मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में बता दिए। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको बताया केंद्र स्तर पर जो नगरीय स्थानीय शासन या निकाय है उसके विषय का देखरेख निम्नलिखित 3 मंत्रालय करते हैं। कौन कौन से देख लीजिए आप। 85 में शहरी विकास मंत्रालय, अभी जो आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है, उसको एक अलग मंत्रालय के रूप में बनाया गया था। छावनी बोर्डों के मामले में आप जानते हैं, मैंने आपको भी बताया, रक्षा मंत्रालय होता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके मामले गृह मंत्रालय देखता है, होम मिनिस्ट्री। और ये जो है ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, देख लीजिए आप एक बार। 1992 में शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित 74वां संशोधन आया, PV नरसिम्हा राव की सरकार थी। 1 जून 1993 को इसको लागू किया गया। नया पाठ जोड़ा, भाग 9A, ऊपर पंचायती राज में जोड़ा था 9, अनुच्छेद 243P से ZG तक प्रावधान दिए गए और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, वहां 11वीं जोड़ी गई थी। 18 विषय हैं, वहां 29 थे, याद करते चलो साथ साथ। और 243W जो है उससे संबंधित है आर्टिकल, और ये 18 विषय जो हैं ये आपको नीचे दिए गए हैं, आपको ये पता होने चाहिए। कई बार सॉरी मतलब आ जाता है, लिख के आ सकते हैं आप। ठीक है, तो इसमें आपकी अग्निशमन सेवाएं हैं, जलापूर्ति है, शहरी वानिकी है, सड़कें, पुल हैं, मलिन बस्ती सुधार, स्लम एरिया इंप्रूवमेंट करने के लिए, कमजोर वर्गों के हित के लिए काम करते हैं ये, शहरी गरीबी उन्मूलन, संस्कृति, शिक्षा, सौंदर्य पहलुओं का संवर्धन, सामाजिक आर्थिक योजना, सोशो इकोनॉमिक प्लानिंग, नगर नियोजन सहित शहरी नियोजन, और भूमि उपयोग और भवनों निर्माण के नियम, और कांजी हाउस, मवेशी खाना जो होता है, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, बूचड़ खाने का पंजीकरण, कब्रिस्तान और शमशान घाट, उद्यानों सहित शहरी सुविधाएं, स्ट्रीट लाइट सहित सार्वजनिक सुविधाएं, और सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारी जो हैं ये इसमें विषय हैं जो आपके शहरी स्थानीय निकाय हैं वो देख रहे हैं। ठीक है, क्लियर होगी इतनी बात। चलिए अब ये आ जाती हैं आपकी जो ये 74वां संशोधन आया था, इसकी कुछ विशेषताएं आप देख लीजिए जरा। अब कुछ हैं इसमें अनिवार्य प्रावधान, मतलब कि मैंडेटरी प्रोविजंस। नाम से पता चल रहा है ये होना ही होना चाहिए। छोटे बड़े और बहुत बड़े शहरों के में क्रमशः आप जानते हैं नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम कहाँ का है, वहां पे उनका गठन करना ही करना है आपको। फिर SC ST के लिए शहरी स्थानीय निकायों में उनकी आबादी है उसके अनुरूप सीटों का आरक्षण करना। 1/3 जो सीट होंगी उसमें महिलाओं के लिए वो आरक्षित की जाएंगी, ये सुनिश्चित करना। पंचायती राज निकायों में निकाय जो हैं उनमें चुनाव कार्य के लिए गठित राज्य निर्वाचन आयोग 73वां संशोधन को शहरी स्थानीय स्वशासी निकायों के लिए भी चुनाव कराने का उत्तरदायित्व होगा। पंचायती राज निकायों के जो वित्तीय मामले हैं उनको सुलझाने के लिए जो गठित राज्य वित्त आयोग है उस पर स्थानीय शहरी स्वशासी निकायों के वित्तीय मामलों को भी देखने का उत्तरदायित्व होगा। और शहरी स्थानीय स्वशासी निकायों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा और इससे प्रथम बार विघटन के मामले में 6 महीने के भीतर नए चुनाव आयोजित किए जाएंगे। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये जो है ये कुछ मैंडेटरी प्रोविजंस के अंदर आता है, ये आपको देखना ही देखना है। अब कुछ है आपके स्वैच्छिक प्रावधान, ये आएंगे आपके वॉलेंटरी
ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें जो उपरोक्त निकाय हैं उस जितने भी, उसमें संघ और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को मतदान का अधिकार, वोटिंग राइट्स, उसका ये मतलब वॉलंटरी प्रोविजंस हैं। जो पिछड़े वर्ग हैं उसके लिए आरक्षण, कर, शुल्क, टोल और शुल्कों के आदि के संबंध में क्या वित्तीय अधिकार रहेगा स्थानीय निकायों का, ये, और यही बनता है कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा। नगर निकायों को स्वायत्त बनाना और इन निकायों को इस अधिनियम के माध्यम से संविधान में जोड़ी गई 12वीं अनुसूची में शामिल कुछ या सभी कार्यों को करने और ये आर्थिक विकास के लिए योजना तैयार करने की शक्ति प्रदान करना, ये सारे इनका मोटा मोटा आएगा वॉलंटरी प्रोविजंस में, ठीक है। अब शहरी स्थानीय जो निकाय हैं उनके समक्ष कुछ विद्यमान समस्याएं हैं या फिर उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों से जुड़ी कुछ चुनौतियां हैं, ये आपको देखनी है जरूर। तो ये हम एक एक करके देख लेते हैं। संविधान की जो 12वीं अनुसूची के अनुसार सौंपे जाने वाले 18 कार्यों में से, अभी 18 देखे आपने सारे कार्य, उसमें से 2020 तक केवल 8 कार्यों को उत्तर प्रदेश द्वारा पूर्ण रूप से हस्तांतरित किया गया है। इसका मतलब डेवोल्यूशन जो है वो पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, याद रखिएगा। नगर नियोजन जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य आप जानते हैं, क्योंकि शहरी स्थानीय निकाय जो हैं उनको पारदर्शी तरीके से ट्रांसपेरेंसी लाना, किसमें, वित्त जुटाने के सहायता में, ताकि जो शहरी बुनियादी ढांचा है उसको टिकाऊ तरीके से बनाया जा सके। अब ये जो कार्य है ये भी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा ही किया जा रहा है, मतलब कि पावर ट्रांसफर नहीं हो रहा ढंग से, जो हस्तांतरण होना चाहिए, जो विकेंद्रीकरण का प्रमुख उद्देश्य है वो पूरा नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे शहरी जो राज्य सरकार है उसने अपने हाथ में ये वाली शक्तियां अभी भी ले रखी हैं। अब जो राज्य वित्त आयोग है उसने क्या पाया कि अपेक्षित डाटा संगठन के लिए आयोग को जानकारी जारी करने में राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच सहयोग की कमी है, कोऑर्डिनेशन नहीं है आपस में, और राज्य वित्त आयोग के कामकाज में जो सरकारी अधिकारी हैं वो दखल करते हैं, प्रशासनिक हस्तक्षेप करते हैं, जो कि अनुचित है, ये जरूर लिखना है आपको, ठीक है। वित्तीय स्वायत्तता का अभाव, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है, ये तो मेन मुद्दा है। इससे संबंधित तो बहुत ही आपको आर्टिकल्स अखबार में मिलते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में नगर निकायों के राजस्व सृजन या राजस्व आधार को लेकर देश में संविधान में कोई प्रावधान नहीं दे रखा। उत्तर प्रदेश में नगर पालिका, नगर निगम, ये जो है राजस्व सृजन कैसे होगा, उसके मुख्य स्रोत जैसे प्राधिकरण कर, कर के आधार, कर की दर, इसको तय की जाने की शक्ति, स्थानीय कर स्वायत्तता और यहाँ तक कि अनुदान सहायता और वित्तीय हस्तांतरण के अन्य रूपों को निर्धारित करने की शक्ति और अधिकार नहीं है, होनी तो इनके पास चाहिए ना। इस तरह की समशक्तियां उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की अधीन है। सारा का सारा जो प्रॉब्लम है, सारी की सारी जो लड़ाई है वो इस पे है, ठीक है। फिर है आपका उत्तर प्रदेश में शहरी सुशासन मानव संसाधन के गंभीर संकट से जूझ रहा है, ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है बहुत ज्यादा। समय के साथ नगर निकायों के वैधानिक उत्तरदायित्वों की संख्या में तो वृद्धि हो गई है, लेकिन विभिन्न स्तरों पर नगर निगम के कर्मचारियों की जो क्षमता निर्माण है, क्या कैपेसिटी बिल्डिंग लिख के आना पड़ेगा, इसके प्रयासों का समानुपातिक संवर्धन नहीं किया जाता है। जितनी कैपेसिटी बिल्डिंग की आवश्यकता है उतनी नहीं हो पाती है। और उत्तर प्रदेश में जमीनी हकीकत दर्शाती है कि शहरी क्षेत्रों में नागरिक शायद ही कभी नगर विकास और अन्य स्थानीय महत्व के मुद्दों पर जरूरी निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल हुए हैं, मतलब कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का उल्लंघन किया जा रहा है। विशेष रूप से समाज के दलित और कमजोर वर्ग से जुड़े मामले जो वास्तव में शहरीकरण के उभरते संकट से सबसे अधिक प्रभावित हैं। मैंने आपको सबसे पहले शहरीकरण बताया, देखिए वो डायरेक्टली लिंक्ड है इस टॉपिक से, ठीक है। एक ये दिक्कत है यहाँ पे बहुत बड़ी। और एक और आता है, इसके अलावा आप एक और इंक्लूड कर सकते हैं कि जो ये महापौर की जो पोस्ट है, जो मेयर की पोस्ट है, ये नाम की रह गई है। तो इसमें जो म्युनिसिपल कमिश्नर होते हैं, ये जरूर लिखिएगा, जो म्युनिसिपल कमिश्नर होते हैं वो ज्यादा हस्तक्षेप करते हैं, मेयर को उतनी शक्तियां नहीं दी जाती हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है जी, जरूर से। और कुछ और आप लिख सकते हैं, वित्तीय कमी, वित्तीय कमी तो सबसे बड़ी अभाव है ही। एक और लिख सकते हैं, अंतर सरकारी स्थानांतरण पर निर्भरता, जो शहरी स्थानीय राज्य सरकार है वो राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों पर बहुत अधिक निर्भर है, ठीक है। और राजस्व के हिस्सेदारी में की गंभीर कमी है। अनियोजित शहरीकरण, एक और इसमें पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, अनियोजित शहरीकरण, शहरीकरण उतना अच्छा नहीं है।
ठीक है जी। अब उचित योजना का अभाव है। नगर निकाय हैं उसमें जो सेवाएं हैं उसके लिए गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों रूप से जनसंख्या की बढ़ती जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करना इस वजह से कठिन हो जाता है। शहरीकरण का तो मतलब ये हो गया यहाँ पे। तो जितने भी आप देखेंगे जो सरकार स्थानीय निकाय हैं उनकी जो प्रशासनिक मशीनरी है वो अपर्याप्त है। यह लिख के आना है आपको, प्रशासनिक मशीनरी अपर्याप्त है। ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, शहरी निर्धनता, बेरोजगारी, पारिस्थितिक शरण, ऐसे परिणाम उत्पन्न होते हैं। सारे कीवर्ड्स हैं, प्लीज नोट करते रहो प्लीज। ठीक है। और एक जो पॉइंट आया अभी आपने देखा ही, 10 पॉइंट हो जाएंगे आपके पूरे। इसमें हेडिंग डाल सकते हैं आप, राज्य सरकार का अत्यधिक नियंत्रण ज्यादा है। विधायी, प्रशासनिक, न्यायी, वित्तीय नियंत्रण, हर तरह का नियंत्रण स्वशासन सरकारों के रूप में कार्य करने देने के बजाय अधीनस्थ इकाइयों में परिणत कर देता है। ये लिख सकते हैं आप एक पॉइंट। ठीक है। एक आप लिख सकते हैं एजेंसियों की बहुलता, 10th पॉइंट में, मतलब एजेंसी बहुत ज्यादा है। मैं ऐसे लिख देती हूँ, एजेंसी ज्यादा है। ठीक है। जो साक्षरता और शैक्षिक स्तर के अपेक्षाकृत उच्च स्तर के बावजूद शहर के जो निवासी हैं वो शहरी सरकारी निकायों के कार्यक्रम में पर्याप्त रुचि नहीं लेते। इसलिए विशेष प्रयोजन एजेंसियां और अन्य शहरी निकायों की बहुलता लोगों को उनकी भूमिका सीमितताओं के बारे में भ्रमित करती है। ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप एक ये पॉइंट जरूर इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। अब जब आपने प्रॉब्लम लिख दी तो प्रॉब्लम के बाद आपको मैंने बताया आपको आशावादी दिखाना है अपने आप को, तो आपको ये लिखना है कि जो शहरी स्थानीय सरकारें हैं उनको सशक्त कैसे बनाया जा सकता है। मैं आपको इसमें कुछ पॉइंट्स बताऊंगी अलग से, आप उनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए, पहले तो ये देखिए आप, ये उसी के अंडर आएगा, वे फॉरवर्ड वगैरह अगर आप लिख के आए एंड में, तो उत्तर प्रदेश स्थानीय निकास निदेशालय का गठन, डायरेक्टोरेट बनाया एक। उसका उद्देश्य क्या था, भारत सरकार द्वारा गठित अर्बन रिलेशनशिप कमेटी, इसकी संस्तुतियों के आधार पे उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 71 में स्थानीय विकास निदेशालय का के गठन की परिकल्पना की गई, जो व्यवहारिक रूप से 73 में अस्तित्व में आ गया। ठीक है। अब निदेशालय का जो गठन हुआ उसका मूल उद्देश्य व्यवहारिक रूप से निकायों के कार्यकलापों, वित्तीय स्थिति एवं धनराशियों के उचित रखरखाव की निगरानी करना था। इसके अलावा क्या था, शासन द्वारा प्रदेश की नगरीय निकायों के से सीधे पत्र व्यवहार करने में कठिनाई आ रही थी, इसलिए निदेशालय के गठन के माध्यम से शासन द्वारा निकायों से संपर्क स्थापित करने हेतु एक माध्यम सृजित हुआ, एक मीडियम बना जिससे संपर्क जो है वो बेहतर हो सके। तो एक तो ये वे फॉरवर्ड में आप जरूर लिख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ, कुछ आपको चीजें लिखनी है, कैसे सशक्त इनको बनाया जा सकता है। तो जो जो ये पॉइंट्स है ना, इनको उल्टा करके लिख देना आप। मैं आपको कहाँ बताऊं, यहाँ बता देती हूँ, थोड़ा खाली जगह है। अब सबसे जो पहला पॉइंट आता है वो क्या आएगा, आप किसी में भी लिखेंगे तो आप इसमें लिखिए आर्थिक रूप से स्वतंत्रता दीजिए। आर्थिक रूप, इसमें क्या क्या आएगा, इसमें जो शहरी स्थानीय निकाय हैं उनको स्वतंत्र और वित्तीय रूप से सुरक्षित करने के लिए वित्तीय विकेंद्रीकरण, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन बहुत जरूरी। लिखते रहिए प्लीज, देखिए जो मैं आपको बता रही हूँ। अब राजस्व को सुदृढ़ बनाना पड़ेगा इसमें। ठीक है। अब देखिए 12वां जो वित्त आयोग था उसने संपत्ति कर प्रशासन में सुधार के लिए GIS प्रणाली, ये केंद्र सरकार का है लेकिन आप यहाँ पे जरूर लागू कर सकते हैं, ऐसे सजेशंस यहाँ पे आप लिख सकते हैं। भौगोलिक सूचना प्रणाली, ठीक है, इस एक तो GIS लेके आए और डिजिटलीकरण के उपयोग को प्रोत्साहित किया। 13वें वित्त आयोग ने, ये 12वें वित्त आयोग ने दिया था, 13वें वित्त आयोग ने राज्यों की निष्पादन अनुदान पात्रता, क्या परफॉर्मेंस ग्रांट एलिजिबिलिटी जो होती है उसके लिए आवश्यक शर्तों में से एक के रूप में राज्य संपत्ति कर बोर्ड की स्थापना को अनिवार्य बनाया था। स्टेट प्रॉपर्टी टैक्स बोर्ड, ये आर्थिक रूप से कैसे स्वतंत्र बनाए उसमें बता रहे हैं ये। और 14वें वित्त आयोग ने अनुशंसा की कि नगर निकायों को खाली भूमि पर कर लगाने में सक्षम किया जाए। ठीक है। तो ये वित्त आयोग को लिख के लिखेंगे तो इंप्रेस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा आपसे एग्जामिनर। दूसरा क्या कर सकते हैं आप, बेहतर वित्तीय डेटाबेस बनाइए, बेहतर फाइनेंशियल डेटाबेस, ये लिख सकते हैं आप जरूर से। इसमें जो स्थानीय स्तर पर खाते हैं उनका रखरखाव, लेखा परीक्षा के अभाव में नगर निकायों के लिए कोई सत्यापन योग्य वित्तीय डेटा नहीं होता, जिसके कारण क्या होगा, निष्पादन जो है अनुदान से इनकार कर दिया जाता है। तो 13वें और 14वें दोनों वित्त आयोग ने कहा था कि डेटा अच्छे से उपलब्ध हो, डेटा की उपलब्धता को निष्पादित करा जा सके, इसलिए अनुदान की प्राप्ति के लिए आवश्यक शर्त के रूप में ये शामिल किया जाए। ठीक है। और एक पॉइंट जो आपको हर जगह लिखना ही लिखना है वो क्या है,
सक्रिय नागरिक भागीदारी, इफेक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सिटीजन सेंट्रिक पार्टिसिपेशन, ये तो आपको हर जगह लिख के आना ही है। इसमें आप जानते हैं शासन प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए सक्रिय नागरिक भागीदारी को आवश्यक बनाया जाए। सुनिश्चित करें जो शहरी स्थानीय निकाय हैं वो क्षेत्रीय सभा, वार्ड समिति जैसे कार्यात्मक विकेंद्रीकृत मंच का गठन करें और निर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं उन और नागरिकों के बीच में चर्चा, विचार विमर्श, इन सब की सुविधा को प्रोत्साहित करें। चाय पे चर्चा और ज्यादा की जाए, ठीक है जी। और नागरिक शिकायत निवारण तंत्र का सृजन किया जाए। नागरिक शिकायत, मैं बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ, राइटिंग वाइटिंग पे कमेंट ना आ जाए एक भी, बता रही हूँ, पूरा बता रही हूँ, पूरा पूरा लिखते जाओ अपने नोट्स में। नागरिक शिकायत निवारण तंत्र, इसका सृजन किया जाए। शहरी स्थानीय निकाय शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक प्रौद्योगिकी सक्षम मंच, लिखिएगा इसमें, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली, को स्थापित करें जो शहर की जितनी भी सरकारी और सरकार है उनको नागरिकों की जितनी जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल बनाए, अकाउंटेबल बनाए, उत्तरदायी बनाए। और ये जो तंत्र है इसके माध्यम से नागरिकों की फीडबैक देने और शिकायतें क्लोज करने की भी को भी उनकी अनुमति इसमें दी जाए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैंने काफी अच्छा बता दिया है, तो आप जरूर लिख के आइए, ये चीजें सही रहेगा। पेपर में सवाल जरूर आ सकता है इससे, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमने सारा यूएलबी वाला जो पार्ट है वो बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से यहाँ तक देख लिया है, ठीक है। इससे बाहर तो नहीं आएगा, कंक्लूजन भी, वे फॉरवर्ड सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। मेयर वाला पॉइंट आप जरूर लिख सकते हैं कि ये बस नाम के रह गए हैं और इसमें क्या बेटर करना चाहिए, म्युनिसिपल कमिश्नर के साथ इनका दखल नहीं होना चाहिए, ये सब इतना आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे अब हम। देखिए अब थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें बता दूंगी इसमें, लेकिन फिर ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा टॉपिक। तो जो मेन मुद्दे हैं जो मुझे लगेंगे एक्स्ट्रा, वो मैं आपको इसमें बताने की पूरी कोशिश करूंगी। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज की संरचना, तो मैंने आपको जैसे बताया कि भारत में जो प्रदेश है उसमें राज्य ने 1961 में जो बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट थी, इसकी सिफारिशों के आधार पर पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली का अंगीकार कर दिया था। अब 1961 के क्षेत्र समिति और जिला परिषद अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के अलावा क्षेत्र समिति, जिला परिषद, इसका गठन किया गया। फिर आया 73वां संवैधानिक संशोधन, अभी ऊपर देखा हमने ये सब कुछ। इसके अनुरूप कोई नया पंचायती राज कानून नहीं बताया था ना मैंने आपको, बल्कि जो ये दो मौजूदा अधिनियम थे इन्हीं में संशोधन किया गया। अर्थात संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम जो था, इसमें ही आवश्यक संशोधन करके उसे जो 73वां संवैधानिक संशोधन आया था उसके अनुरूप जो है उसमें प्रावधान शामिल कर लिए गए। और 22 अप्रैल 1994 को ये सब लागू हुए और इसी के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, अब देखो रिवाइज करने में कितना इजी लगती है ना चीजें, उसकी स्थापना की गई। इन्हीं संशोधनों के माध्यम से पंचायतों के कार्यालय और शर्तों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षण, पंचायतों के अधिकार और उन्हें मिलने वाले कर्तव्यों के हस्तांतरण संबंधी जितने प्रावधान थे वो इसके तहत किए गए। अब ये सब जो धारा है, इतना आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हो एक बार को, ठीक है। और हल्का सा देखना है तो देख लो। जो ये पंचायत अधिनियम आया 1961 का, इसमें क्षेत्र पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत है ये, और डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जिला पंचायत की शक्ति, कर्तव्य और इन सबको परिभाषित किया गया है इस वाले अधिनियम से। और जो यूपी पंचायत राज अधिनियम है 1947 वाला, उसमें विलेज पंचायत, जो ग्राम पंचायत है, उसकी शक्ति, कर्तव्य, उसके कार्य, इन सबको परिभाषित किया गया है। बस इतना लिख दो कि बहुत है, सेक्शन लिखने की इतनी जरूरत नहीं है। और इसी के अंतर्गत ग्राम सभाओं के सृजन, गठन, इसकी बैठक, इसकी कर्तव्य, इन सबको स्पष्ट रूप से डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है। हालांकि इस अधिनियम में जो वार्ड सभा है, वार्ड सभा भी होती है ना, उसके कार्य, शक्ति, कर्तव्य, उसका कोई खास उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। अब पंचायत के 3 स्तरों के लिए जनसंख्या मानदंड क्या है, ये देख लो आप। पंचायत का स्तर, विशेष स्तर पर पंचायत के गठन होने के लिए जनसंख्या मानदंड, जिला पंचायत, ये प्रत्येक सदस्य पे मतलब 50,000 पे एक सदस्य, समझ गए, प्रत्येक सदस्य 50,000 की आबादी पर निर्वाचित होगा, 50,000 पे एक। क्षेत्र पंचायत में क्या होगा, 2,000 की जनसंख्या पे एक। और ग्राम पंचायत में देखो अलग अलग होता है, 0 से 500 है तो 7, फिर 501 से निर्वाचित 9 सदस्य, इस तरीके से ये पूरा ब्रेकअप आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये पंचायती राज विभाग से लिया है हमने डेटा। और यूपी में पंचायतों के 3 स्तरों का जो नामकरण है, मैंने आपको बताया ना, हर स्टेट का अपना नामकरण है इन सबको। जैसे डीएम का नहीं होता, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, कहीं पे डीसी है,
ऐसे ही इसमें है। अब जिला पंचायत नाम का प्रयोग जिला परिषद, और जो अध्यक्ष है उसको क्या बोलते हैं, इसमें अध्यक्ष ही बोलते हैं। मध्यवर्ती पंचायत जो है, मतलब क्षेत्र पंचायत हमारी, उसमें कौन होता है, प्रमुख होता है। ये सब नाम वही गाड़ी वाले नाम। ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, ठीक है, ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत ही कहते हैं और उसका होता है प्रधान। तो ये एक डेटा यहाँ पे आपने ये वाला देख लिया। अब आपकी जो स्थायी समितियां हैं, कुछ स्थायी समितियां हैं, उनका विवरण यहाँ पे दिया गया है, वो आप थोड़ा सा देख सकते हो। जिला पंचायत, अपर मुख्य अधिकारी अध्यक्ष जिला पंचायत, ये सब सेम है सबके लिए, तो एक ही बार देख लेंगे। क्षेत्र पंचायत, खंड विकास अधिकारी, प्रमुख क्षेत्र पंचायत। ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, प्रधान ग्राम पंचायत। और ये जो स्थानीय समितियां हैं, इनके नाम देख लो आप, नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य कल्याण समिति, प्रशासनिक समिति, जल प्रबंधन समिति। तो ऊपर भी देख के आए थे ना ULBs वगैरह वाले में, ये सब सेम है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पे जो पंचायती राज संस्थान है उसको कैसे सुदृढ़ और सशक्त किया जा सकता है, उससे पहले मैं आपको 2-3 एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पे बता देती हूँ। एक तो आप कोटेशन यूज कर सकते हो। अगर पंचायती राज ULB से रिलेटेड कोई भी सवाल आए, मुझे चाहिए होगी जगह बताने के लिए, वो मुझे मिलेगी नहीं। चलो यहीं पे बता देती हूँ, ये सब हटा देती हूँ। देखो कोटेशन वगैरह अगर ऐड करके आओगे ना अपने आंसर में, तो बहुत बढ़िया आपका एक आंसर बन सकता है। लिख सकते हो आप, मैं डिक्टेट कर दूंगी थोड़ा सा, तो लिख लेना हल्का बहुत अगर लिखना है तो, या फिर वीडियो देख लेना एक आध बार। जब पंचायत राज स्थापित हो जाएगा, गांधी जी ने कहा था ऐसा, तब लोकमत ऐसे भी अनेक काम कर दिखाएगा जो हिंसा कभी नहीं कर सकती। कितनी बढ़िया बात कही है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में कैसे स्टार्ट करोगे, कॉन्टेक्स्ट से स्टार्ट करोगे। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की प्रणाली है क्या, पंचायती राज संस्थान, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, कैसे कैसे आया करते जाना। 30 वर्ष पूरे करने जा रहा है। अब भारत में अगर पंचायती राज, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश से पहले थोड़ा सा, अगर उत्तर प्रदेश में ही ऐसा करना, ये चीज लिख देना कि वैदिक युग से बात होती है इसका, ऐसे करके लिखोगे तो बहुत ही बढ़िया आंसर बनेगा। वैदिक युग में पंचायतन शब्द का उल्लेख मिलता है, ठीक है, जो वैदिक काल था उसमें एक वर्ड मिलता है पंचायतन, ये जरूर लिख के आना, कुछ अच्छी चीजें हैं, ठीक है, जिसका अर्थ था एक आध्यात्मिक व्यक्ति सहित 5 व्यक्तियों का समूह। तो वही बात होगी ना, पंच। फिर आध्यात्मिक शक्ति व्यक्ति को जो शामिल करने की धारणा थी वो लुप्त हो गई। अब ऋग्वेद में, खासकर ऋग्वेद में भी उल्लेख मिलता है स्व इकाइयों का, जैसे सभा, समिति और विधत, पढ़ा होगा आपने। सभा, अब इसे हिंदी में लिख लेना, देखो, समिति और विधत, DTH ऐसे लिख लो, ठीक है। और महाकाव्य युग जब आता है तो रामायण महाभारत में भी इसका जिक्र है। रामायण का आप अध्ययन करेंगे तो उसमें संकेत मिलेगा आपको कि प्रशासन में 2 भाग थे, पुर और जनपद, नगर और ग्राम। और राज्य में एक जाति पंचायत भी होती थी, कास्ट पंचायत, याद रख लेना। और महाभारत का जो शांति पर्व है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, इन सब में स्थानीय सुशासन के पर्याप्त साक्ष्य आपको मिल सकते हैं। ये जरूर इंक्लूड करके आइएगा, इससे आपके आंसर पे एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। महाभारत के शांति पर्व, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मनुस्मृति से भी आपको ग्रामों में स्थानीय सुशासन की बात मिल सकती है, ठीक है जी। तो प्राचीन काल में आपने देख लिया, जो ये होती थी ना कौटिल्य का अर्थशास्त्र था, उसमें ग्राम पंचायतों का जिक्र मिलेगा आपको। नगर को पुर कहते थे, फिर नागरिक होता था प्रमुख, अगर आपने पढ़ा होगा। फिर आपका जब मौर्य काल आया तो वहां पे एक काउंसिल ऑफ एल्डर्स होती थी, वृद्धों की एक परिषद। फिर गुप्त काल में भी यही प्रणाली चलती रही, है ना, ये अगर आपने पढ़ा हो तो। फिर मध्यकाल आते आते, मध्यकाल में आपने जब सुल्तानों का आया, मैंने आपको वैदिक काल बता दिया, फिर जब मध्यकाल आएगा तो मध्यकाल में एक शब्द आता था विलायत। प्रीलिम्स का डेटा यहाँ बहुत काम करता है। विलायत, इसमें जो सुल्तान थे वो अपने राज्यों में प्रांतों को विभाजित करते थे, जिसको विलायत कहते थे। और ग्राम का जो शासन था उसके लिए मुकद्दम, पटवारी, सुना है ये नाम, चौधरी, ये सब नाम कहाँ से आते हैं? मध्यकाल से आते हैं ये सब नाम। जो प्रशासन के लिए था वो मुकद्दम होता था, राजस्व संग्रह के लिए पटवारी होता था, और पंचों की जो सहायता होती थी वो चौधरी करते थे। सुना होगा आपने ये, ठीक है। तो मध्यकाल में भी स्थानीय ग्राम प्रशासन में स्त्रियों की भी भागीदारी है, उसका उल्लेख नहीं हमें मिलता है, तो स्त्रियों की भागीदारी बाद में आई। फिर हम आ गए 1870 में। यहां से शुरू हुआ भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं का। 1870 में आप जानते हैं मेयो का प्रस्ताव आया था। 1870 में कहीं आपको टेम्पोरल अप्रोच लिखनी हो ना, मैंने आपको बताया था ऐतिहासिक पहलू शुरू करवाना हो, इंट्रोडक्शन में कहीं भी डाल देना ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो मेयो का प्रस्ताव आया था, तो यहाँ पे उन्होंने स्थानीय संस्थाओं की शक्ति, उत्तरदायित्व, इस सब में वृद्धि को, मतलब इस विकास को उन्होंने गति दी थी।
ठीक है। और फिर 1882 में जो लॉर्ड रिपन थे उन्होंने पूरा ढांचा बनाया था, आपको पता होगी ये चीज, और इसको मैग्ना कार्टा कहा गया था, भारतीय सुशासन का। फिर 1907 में, इसके और आगे आओ, 1907 में, ये 1870, 1882 कुछ ये याद रखना, 1907 स्थानीय सुशासन संस्थानों को CEH हॉब हाउस की अध्यक्षता थी, उसमें केंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन ऑन सेंट्रलाइजेशन आया था, एक रॉयल कमीशन ऑन सेंट्रलाइजेशन, ठीक है, केंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन। फिर इसकी पृष्ठभूमि फिर आगे आएगी और सुधार होंगे 1919, नाम से पता चल रहा होगा, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। उसमें प्रांतों के अधिकार क्षेत्र को स्थानांतरित कर दिया गया था, याद रखिएगा। फिर 1925 तक 8 प्रांतों ने पंचायत अधिनियम को पारित किया था, है ना। फिर 26 तक 6 देसी रियासतों ने पारित किया। फिर जब भाई आपका हो जाता है स्वतंत्रता के बाद संविधान का अनुच्छेद 40 आया था और अनुच्छेद 246, एक और आप अनुच्छेद यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, अनुच्छेद 246, ये सब लिख सकते हैं आप। इसके माध्यम से स्थानीय सुशासन से संबंधित कोई भी विषय में कानून बनाने का जो अधिकार है वो स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य की विधानसभा को सौंपा गया था, याद रखिएगा, ठीक है। और बात ये थी कि जो BR अम्बेडकर थे उन्होंने विरोध किया था कि संविधान में पंचायत के इस समावेशन को तत्कालीन नीति निर्माताओं ने सर्वसम्मति प्राप्त नहीं हुई थी, मतलब बात हुई थी पहले लेकिन वो चीज नहीं हो पाई। फिर आगे आते आते आप जानते हैं स्वतंत्रता के बाद 1952 में गांधी जयंती थी, तब स्टार्ट हुआ था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, CDP, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो इसी के हिसाब से हुआ था। एक विशेषज्ञ थे एल्बर्ट मेयर, उन्होंने स्टार्ट किया था इटावा प्रोजेक्ट, इटावा परियोजना, वो इसी सबसे संबंधित था, ठीक है। फिर आपने सुना होगा 1953 की थी एक राष्ट्रीय विस्तार सेवा, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। फिर 57 में आई नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, और यहाँ पे आए थे बलवंत राय मेहता अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की गई थी। तो इस समिति ने पाया था कि लोगों की भागीदारी में कमी है, तब समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का सुझाव दिया था, ग्राम, ये प्रखंड ब्लॉक स्तर पे आपकी, और फिर जिला स्तर पे, ठीक है। फिर जो ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जो योजना है, ये सर्वप्रथम कौन से राज्य ने शुरू की थी? राजस्थान में, 2 अक्टूबर 1959 को। और फिर 1977 में अशोक मेहता समिति आई, ये सब खैर इतना लिखने की जरूरत नहीं है, कितना ही रखोगे, हनुमंत राय, GVK, LM सिंघवी, PK थुंगन, पढ़ा है नहीं पढ़ा है ये सब। फिर आते आते आपका संविधान के ये 73वां 24 अप्रैल को और 1 जून 93 को 74वां संशोधन आया, पहले 73rd, फिर आपका 74th आया, उससे ये जो दो नए भाग जोड़े गए, भाग 9 पंचायत और भाग 9A नगर पालिकाएं, ठीक है जी। अब मैंने बहुत ज्यादा बता दिया, अब कुछ भी गलती आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है और पढ़ के जानी है बस। और आप जानते होंगे जो अनुसूचित जातियों वाली जगह हैं उनमें क्या चलता है? पैसा चलता है, उनमें पैसा है पंचायत के प्रावधान, अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम 1996, द प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, पैसा, PESA। प्रीलिम्स वाली जानकारियां हैं, मुझे यहाँ नहीं बतानी चाहिए, है ना, पर चलो भैया मैंने कहा रिवाइज करा दूं, बच्चों का भला हो जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ये सारी जो चीजें हैं ये आपका सवाल बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि 30 वर्ष पूरे हुए हैं मूल्यांकन करने के लिए, पंचायती राज संस्थाओं का मूल्यांकन कीजिए, ऐसे करके सवाल जरूर आ सकता है, ठीक है। तो ये सही रहेगा अगर आप अच्छे से पढ़ के जाएं। तो 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, बताएगा कोई? तो अब हम ये देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थान हैं उनको किस प्रकार से सुदृढ़ और सशक्त किया जा सकता है, ठीक है। मेजर्स देखेंगे। देखो, वही मतदाता सूची कौन सी, वो प्रयोग में लानी चाहिए जो लोकसभा या विधानसभा चुनाव में उपयोग में लाई जाती है, मतलब इलेक्टोरल लिस्ट वही सेम प्रयोग में लाई जानी चाहिए। वोट डालने वाले सभी मतदाताओं के लिए फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स, फोटो पहचान पत्र अनिवार्य किया जाना चाहिए, साथ ही EVM का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। क्षमता निर्माण को अधिक गंभीरता से लिया जाना चाहिए, मैंने क्या बताया आपको, कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस बहुत अच्छा होना चाहिए, हर जगह लिख के आना कैपेसिटी बिल्डिंग। और इसकी खानापूर्ति करने के बजाय इसे एक सतत प्रक्रिया बनाया जाना चाहिए। FM रेडियो, जैसे स्वच्छ भारत मिशन के टाइम पे अमिताभ बच्चन जी से ऐड करवा रहे थे, ब्रॉडकास्ट चल रहे थे, ऐसे ही पंचायत के लिए एक अलग चैनल, समर्पित चैनल शुरू करवा दो। प्रेरक गीत,
कार्यक्रम, पंचायत से संबंधित जानकारी, जन अधिकार, पंचायत प्रतिनिधियों के कर्तव्य, इन सब के बारे में जब जानकारी प्रसारित होगी ना तो पब्लिक का ट्रस्ट बनता है किसी भी इंस्टीट्यूशन में। ये फैक्ट है बहुत बड़ा। अध्यक्ष विशेष रूप से जिला परिषद के अध्यक्ष के पास पंचायत निधि के आवंटन और विकास की परियोजना की मंजूरी के मामले में केंद्रित शक्ति नहीं होनी चाहिए। इसके बजाय जो चुने जाने वाले जनप्रतिनिधि हैं उनको समानुपातिक रूप से राशि के खर्च करने का अनुमोदन करने का अधिकार होना चाहिए और अपने वार्ड में विकास कार्य का प्रस्ताव रखने तथा अपने वार्ड में लागू की गई विकास कार्य एवं परियोजनाओं पर अनुरक्षण करने का भी अधिकार होना चाहिए। तो ये काम यहाँ पे जरूर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि इधर उधर चीजें बांटी जा रही हैं और सही जो है जो डेजिग्नेटेड पर्सन है उसको नहीं मिल रही हैं चीजें। और जो राज्य है, राज्य द्वारा शक्तियों और कर्तव्यों का हस्तांतरण अभी भी एक प्रारंभिक अवस्था में है, मैंने आपको बताया, और प्रभावी लोकतंत्रीकरण के लिए इसे सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। और जो निर्विरोध प्रत्याशी को विजेता घोषित करने का प्रावधान है उस पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है। और जो सबसे बड़े और मुद्दे हैं वो हैं पर्याप्त धन की कमी। ये पंचायतों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या का विषय है। अब इनके क्षेत्राधिकार में वृद्धि की आवश्यकता है ताकि वो स्वयं का धन जुटाने में सक्षम हो सकें। फिर वो खुद से भी धन जुटा सकते हैं ना, जाहिर सी बात है। अब पंचायत के कार्यकलाप है मान लीजिए, उसमें क्षेत्रीय सांसदों और विधायकों के हस्तक्षेप ने जो क्षेत्र के सांसद और विधायक होते हैं ना, ये बहुत हस्तक्षेप करते हैं, तो जिसकी वजह से कार्य निष्पादन को प्रतिकूल रूप से उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। ठीक है। और कुछ चीजें जो मान लीजिए 73वां संशोधन आया था उसने केवल स्थानीय सोसाइटी निकायों के गठन को अनिवार्य बनाया था, जबकि उनकी शक्ति, कार्य व वित्त पोषण का जो उत्तरदायित्व है ना वो राज्य विधानमंडल को सौंप दिया था। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो पंचायती राज है उनमें विफलता की स्थिति आज भी बनी हुई है। और मान लीजिए कुछ मुद्दे हैं, कुछ शासन कार्य हैं, उनका हस्तांतरण काफी अनिवार्य बनाया गया है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल, ये सब। अब इसके बजाय क्या हो, संशोधन ने उन कार्यों को सूचीबद्ध किया जो हस्तांतरित किए जाते थे और कार्यों के हस्तांतरण के उत्तरदायित्व को राज्य विधानमंडल पे छोड़ दिया। ये सबसे बड़ी कमी हो गई। अब जो प्राधिकार और कार्य है ना, इनका हस्तांतरण बहुत कम हुआ है पिछले 30 वर्षों में। अब हस्तांतरित ये हुए नहीं, इसलिए इन कार्यों के लिए राज्य के कार्यकारी जो प्राधिकारी हैं उनकी संख्या में वृद्धि होती गई। अब इसका उदाहरण क्या है, राज्य जल बोर्ड की जो खराब स्थिति है वो देखिए आप। ठीक है, ये एक पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अंतर सरकारी हस्तांतरण है दूसरा माध्यम राजस्व सृजन का। ठीक है। अब इसके अलावा जो पंचायती राज संस्थान है उनके दायरे में आने वाले विषयों पर कर लगाने की जो शक्ति है उसका भी विशेष रूप से राज्य विधायिका को ही अधिकृत किया जाता है। ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो एक काफी प्रॉब्लम ये वाली है। अब पंचायती राज जो संस्थान है वो संरचनात्मक कमियों से भी ग्रस्त है। भाई उनके पास सचिव स्तर का समर्थन है, निचले स्तर के तकनीकी ज्ञान का अभाव है और ऊर्ध्वगामी योजना के समूहन से उनको वो बाधित करता है। ये सारी बातें प्लीज लिख के आना, मैं बता रही हूँ, दोबारा से देख लेना वीडियो एक बार। और पंचायती राज संस्थानों में होता है एक तथर्थवाद, एडहॉकिज्म। एक पॉइंट लिख देती हूँ, तथर्थवाद, इसको आप इंग्लिश में कहते हैं एडहॉकिज्म। एडहॉक क्या होता है भाई, मतलब ग्राम सभा, ग्राम समितियों की बैठक में एजेंडे की स्पष्ट व्यवस्था की कमी है और कोई उपयुक्त संरचना मौजूद ही नहीं है। ये आप लिख के आ सकते हैं। अब देखिए, SC ST समुदायों, महिलाओं को आरक्षण तो मिला है, प्रतिनिधित्व भी प्राप्त हुआ है, लेकिन महिलाओं और SC ST प्रतिनिधित्व के मामले में क्रमशः पंचपति सरपंचपति की जो प्रथा है, सरपंचपति और प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व की उपस्थिति जैसी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। जरूर इंक्लूड कीजिएगा। वो पंचायत सीरीज देखी होगी आपने, जीतू भैया वाली, उसमें ही दिखाया गया है। नीना गुप्ता जी हैं लीड रोल में। कार्यों तथा निधियों के विभाजन में अस्पष्टता है। ये जरूर लिख के आइएगा, ये वाले पॉइंट से कोई नहीं लिख के आएगा, सब एडिशनल पॉइंट्स बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, गोल्डन पॉइंट्स हैं ये आपको लिख के आने ही आना है। ठीक है, अब ये यहाँ पे आपको संरचना दी हुई है पूरी। मैं आपको कुछ सुझाव बताऊंगी, सुझाव जरूर पता होने चाहिए आपको। पहले तो ये आप थोड़ी सी उत्तर प्रदेश में पंचायती राज की प्रशासनिक संरचना, इसको थोड़ा सा देख लो। पंचायती राज का प्रशासकीय ढांचा, माननीय मंत्री पंचायती राज आएंगे टॉप पे, तो फिर अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, फिर प्रमुख सचिव पंचायती राज। और देखो ये पूरा लिख के तो क्या ही आया हुआ है, बस एक बार देख लो हल्का सा। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग है, निदेशक पंचायती राज है, फिर अपर निदेशक है, फिर मंडल स्तर पे है, फिर जिला स्तर पे है, फिर विकास खंड स्तर पे है, फिर ग्राम पंचायत स्तर पे है,
ठीक है। फिर ये मिशन निदेशक स्वच्छ भारत, ये भी इसी में आते हैं। ग्रामीण निदेशक प्रिट, ये आपके अपर निदेशक प्रिट, संयुक्त निदेशक प्रिट, सहायक निदेशक, ये सब देख सकते हो एक बार। कोई ऐसे मतलब वो नहीं है कि कहाँ लिख के आओगे ये सब, तो पर पता होना चाहिए। मान लो आई गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा लिखो, वो इसमें से आंसर बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्लियर होंगे इतनी बातें? ये सारी चीजें आपकी हो गई क्लियर। अब कुछ सुझाव जरूर देख लीजिए आप। देखिए सुझाव बहुत जरूरी होते हैं किसी भी चीज के लिए। सुझाव ये हैं कि एक तो वास्तविक राजकोषीय संघवाद जो है, फिस्कल फेडरलिज्म, वास्तविक रियल फिस्कल जेन्युइन फिस्कल फेडरलिज्म, वास्तविक राजकोषीय संघवाद, मतलब जो वित्तीय उत्तरदायित्व है उसके साथ वित्तीय स्वायत्तता एक दीर्घकालिक समाधान प्रदान कर सकती है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है ये। इसके बिना जो इंस्टीट्यूशंस हैं पंचायती राज, वो सिर्फ एक महंगी विफलता ही साबित होंगी, ऐसा आप लिख के आ सकते हो। लोकल गवर्नेंस आप जानते हैं, सेकंड ARC रिपोर्ट, उसका नाम, उसका टाइटल है भविष्य की ओर एक प्रेरणादायक यात्रा। उसमें सिफारिश की गई थी कि सरकार के प्रत्येक स्तर के कार्यों को स्पष्ट रूप से सीमांकन करें, ठीक है। सेकंड ARC जरूर डालनी है आपको यहाँ पे। फिर आता है आपका राज्यों को एक्टिविटी मैपिंग की अवधारणा। एक्टिविटी मैपिंग, कीवर्ड्स लिख रही हूं मैं, अपने आप डिटेल्स लिख लेना। इसकी अवधारणा को अपनाना चाहिए और प्रत्येक राज्य की जो अनुसूची 11 है उसमें सूचीबद्ध विषयों के संबंध में सरकार के जितने भी स्तर हैं उसके लिए उत्तरदायित्व और भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से, क्लियर रूप से इंगित करना चाहिए। जनता के प्रति जो जवाबदेहिता है उसके आधार पर विषयों को अलग अलग स्तरों पे आपको सेपरेट करना चाहिए। अब कुछ राज्य हैं जैसे कर्नाटक, केरल, जिन्होंने कुछ कदम उठाए हैं इस दिशा में, लेकिन समग्र प्रकृति अत्यधिक असमान रही है। सारे राज्य जब उठाएंगे कदम तभी अच्छे से हो पाएगा। एक प्रॉब्लम होती है कन्वर्जेंस की, कन्वर्जेंस नहीं हो पाता स्कीम्स का तरीके से, ये भी आप लिख सकते हैं। और ऊर्ध्वगामी योजना निर्माण की आवश्यकता है जो ग्राम सभा से प्राप्त जमीनी इनपुट पर आधारित हो। ग्रास रूट लेवल इनपुट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चाहिए, ठीक है। फिर केंद्र को सभी राज्यों को आर्थिक रूप से प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है ताकि राज्य कार्य, वित्त और कर्मचारियों के मामले में पंचायतों की ओर शक्ति के प्रभावी हस्तांतरण को लिए प्रेरित कर सकें। स्थानीय प्रतिनिधि जो हैं उनमें विशेषज्ञता के विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, ट्रेनिंग मिलनी चाहिए प्रॉपर। प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व की समस्या खत्म होनी चाहिए, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आप कुछों को एग्जाम्पल लिख सकते हैं। राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्यों ने पंचायत चुनावों के प्रत्याशियों के लिए कुछ न्यूनतम योग्यता मानक भी रखे हैं। ऐसा नहीं है कोई भी उठा के सिलेक्ट हो जा रहा है, इलेक्ट हो जा रहा है। और ऐसे जो योग्यता मानक हैं विधायक सांसदों के लिए भी लागू होने चाहिए, जिससे वो इंटरफेरेंस वहां पे ना करें, ठीक है। और भाई स्पष्ट तंत्र होना चाहिए सबके लिए, एक वित्त तंत्र स्पष्ट होना चाहिए, एक भागीदारी तंत्र होना चाहिए जो राज्य संवैधानिक प्रावधानों का पालन करे। विशेष रूप से राज्य वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं, स्टेट फाइनेंस कमीशन जो सिफारिश देता है, उनके कार्यान्वयन के जो मामले हैं उनमें अनुपालन जो है वो बहुत ही आवश्यक है, याद रखिएगा, ठीक है। वे फॉरवर्ड में, कंक्लूजन में आप कुछ भी ऐसे बना के अच्छा सा लिख सकते हैं। कार्य समनुदेशन में स्पष्टता का होना बहुत महत्वपूर्ण है। और आप लिख सकते हैं, एक और कोटेशन आप लिख सकते हैं, महात्मा गांधी ने कहा था, यदि हम पंचायत राज यानी सच्चे लोकतंत्र के अपने सपने को साकार होता देखेंगे तो हम सबसे दीन और निम्नतम भारतीय को भी भूमि के सबसे प्रभावशाली भारतीय के ही सम्मान भारत के समान शासक के रूप में देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख सकते हैं। मैं दोबारा बता देती हूँ, लिख लीजिएगा। यदि हम पंचायत राज यानी सच्चे लोकतंत्र के अपने सपने को साकार होते देखेंगे तो हम सबसे दीन और निम्नतम भारतीय को भी भूमि के सबसे प्रभावशाली भारतीय के ही समान भारत के शासक के रूप में देखेंगे। तो ये कोटेशंस जरूर ऐड करके आइए, ये सब जरूर लिख के आइए, आपका आंसर बहुत अच्छा बनेगा इससे, ठीक है जी। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपने यहाँ पे कर ली कवर। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब अपराध जो दर है, हाई क्राइम रेट है, ठीक है, खासकर हत्या, बलात्कार जैसे हिंसक अपराध के जो मामले हैं वो राज्य में काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब जो राज्य सरकार विशेष पुलिस इकाइयों का निर्माण करती है उसके सहित कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार के लिए कदम उठा रही है, लेकिन
अभी और होना चाहिए। मैंने आपको बताया ना, आपको आशावादी लिखनी है चीजें आगे। आप बुराई करो लेकिन आगे बस करो, ठीक है, हम काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड, ठीक है, ये जरूर आपको लिखना है। आबादी आप जानते हैं बहुत अधिक है, पॉपुलेशन मेन इशू है, लेकिन इसकी शिक्षा प्रणाली को बनाए रखने के लिए इसलिए संघर्ष करना पड़ा है। राज्य में स्कूल छोड़ने वालों की दर, स्कूल ड्रॉप आउट्स जो होते हैं उनका दर बहुत ज्यादा है, खासकर लड़कियों में, और कई बच्चे ठीक से पढ़ या लिख नहीं पाते। राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में जो सुधार है वो भी एक बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने खड़ा है। अब उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी जो चुनौतियां हैं उसका भी सामना कर रहा है। डॉक्टरों की कमी है, अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों की कमी है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच भी सीमित है। कई लोग बुनियादी चिकित्सा देखभाल का खर्च भी नहीं उठा सकते हैं, ये हालत है। फिर जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अविकसित है, खासकर सड़कें, बिजली, इस सब पानी, इस सब की आपूर्ति के बहुत मामले हैं। राज्य के कई हिस्से में बिजली और साफ पानी जैसी बुनियादी जो सुविधाएं हैं उनका भी अभाव जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। ये सारी चीजें और भी आप बहुत सारे पॉइंट्स इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेरोजगारी दर तो मेन प्रॉब्लम है, ठीक है, ये तो लिखना ही लिखना है, खासकर युवा लोग। अब राज्य सरकार ने जो ये मुद्दा है इसको हल करने के लिए बहुत सी रोजगार योजनाएं भी शुरू की हुई हैं, लेकिन जो स्थायी नौकरी है, परमानेंट जॉब्स, उसके अवसर पैदा करने के लिए अभी और काम किए जाने की आवश्यकता है, ये लिखेंगे आप। फिर आता है भ्रष्टाचार, ये एक प्रमुख मुद्दा है। इसमें बहुत से सरकारी अधिकारी, राजनेताओं पर रिश्वत लेने या अन्य भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। इससे सरकार में जनता का भरोसा कम हो जाता है और विकास जो है वो बाधित होता है। अब राज्य जो है वो जाति आधारित भेदभाव, ये एक और प्रॉब्लम है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। लैंगिक असमानता, सांप्रदायिक तनाव। अब इसमें आप ये लिख सकते हैं कि जो राज्य का ये सब है ये हमारे कौन से फंडामेंटल राइट के विरोध में काम कर रहा है, कौन से फंडामेंटल राइट के मतलब ऑपोजिट चल रहा है, ये लिख सकते हैं आप। ऐसे कहीं पे भी आप अनुच्छेद डालना चाहें तो वो जरूर डाल सकते हैं, हर सेक्शन में, ठीक है। आपका फंडामेंटल राइट और आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये जरूर आप इनको इंक्लूड कीजिए, ठीक है। और ये हमारा कर्तव्य बनता है, और फंडामेंटल ड्यूटी से आप अपने कर्तव्य लिख सकते हैं। तो किसी कुछ भी नहीं आ रहा तो फंडामेंटल ड्यूटीज उठा के लिख दो 3-4, मतलब उससे संबंधित 3-4, मतलब कोई भी नहीं, ठीक है। तो इन मुद्दों को जो है प्रभावी नीति और कार्यक्रमों के माध्यम से संबोधित करने की बहुत ही आवश्यकता है, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में लोक नीति से संबंधित जो चुनौतियां हैं उसके समाधान के लिए क्या सुझाव है, ये देखना है आपको। जो प्रदेश है यहाँ पे अपेक्षाकृत साक्षरता दर कम है। कितना है साक्षरता दर, जरा मुझे ये बताओ, लिटरेसी रेट बताओ, मेल का बताओ, फीमेल का बताओ। आपको सब कराया है प्रीलिम्स में, ये सब आपको खुद से देख के लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा। विशेषकर महिलाओं में शिक्षा तक पहुंच में सुधार, विशेष रूप से लड़कियों के लिए गरीबी, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सब जो है ना बेसिक चीजें, ये राज्य की कई अन्य चुनौतियों का समाधान करने की दिशा में एक लंबा रास्ता तय करेगा। अब यहाँ पे उच्च मातृ मृत्यु दर, हाई मैटरनल मोर्टालिटी रेट है, संक्रामक रोगों का बोझ बहुत अधिक है, कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं, टीबी जैसे कि, ठीक है। स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे में निवेश और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने से इन दरों को कम करने और राज्य के निवासियों के लिए समग्र स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश में आर्थिक विकास जो है उसकी महत्वपूर्ण क्षमता है, लेकिन वर्तमान में यह कई अन्य भारतीय राज्यों से पीछे है। बुनियादी ढांचे में निवेश को प्रोत्साहित करना, उद्यमशीलता का समर्थन करना और श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करना आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकता है। अब यहाँ पे जाति और धार्मिक विभाजनों का भी उत्तर प्रदेश एक घर है जो सामाजिक एकता और आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। यहाँ पे सामाजिक समावेश, सोशल इंक्लूजन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बढ़ावा देने, भेदभाव दूर करने, इन सब विभाजनों को कम करने और अधिक सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने के लिए मदद इन सबसे मिल सकती है। और उत्तर प्रदेश ने अतीत में भ्रष्टाचार और अक्षमता सहित शासन की चुनौतियों का सामना किया है। सरकारी संस्थान को मजबूत करना, पारदर्शिता बढ़ाना, उत्तरदायित्व को बढ़ाना, देश के शासन को बेहतर बनाना और अधिक उत्तरदायी और प्रभावी राज्य बनाने में मदद मिल सकती है। आप एंड में ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स जरूर 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 लिख के आएंगे, याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं हम हमारे लास्ट टॉपिक पे, जो है उत्तर प्रदेश में अधिकार संबंधी मुद्दे। अब बात देखिएगा आप क्या है, एक यहीं पे देखिए, ये बात हो रही है राइट्स बेस्ड अप्रोच की। दो अप्रोच होती हैं, एक तो है राइट्स बेस्ड, अधिकार आधारित, एक है आपकी नीड्स बेस्ड। तो बेसिक इंग्लिश है, सबको समझ में आ रही होगी, मतलब जरूरतों के आधार की।
जरूरतों के आधार की को पूरा करने की बात करता है कल्याणकारी राज्य। वेलफेयर स्टेट जो है वो इस पे फोकस करता है, याद रखिएगा आप। राइट्स बेस्ड पे नहीं फोकस करता है, अधिकार संबंधी मुद्दों पे नहीं फोकस करता है। अधिकार आता है ह्यूमन राइट्स में, याद रखिएगा। और नीड्स बेस्ड क्या है भाई? बेसिक रोटी कपड़ा मकान सबको मिलना चाहिए। इसमें आप बीपीएसपी लिख सकते हैं, सब कुछ लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे और भी मुद्दे आते हैं जो जीवन को कहते हैं ना लार्जर देन लाइफ, वो बनाते हैं। तो जैसे ये हैं, अब इसमें कौन कौन से मुद्दे आएंगे? उत्तर प्रदेश में भारत के कई हिस्सों की तरह महिलाओं, दलितों, अल्पसंख्यकों सहित हाशिए पर पड़े विभिन्न समूह के से संबंधित कई अधिकार संबंधी मुद्दे हैं। भाई एक बात तो बताओ आप, किसी को रोटी कपड़ा मकान दिलाना तो बेसिक राइट्स हो सकते हैं, लेकिन अगर राइट्स की बात करें, अधिकारों की बात करें, तो जो उनका अधिकार है जहां वो हैं वो उनको दिलाना आता है आपके राइट्स बेस्ड अप्रोच में। अब उत्तर प्रदेश में जो चिंताएं हैं उनमें से क्या है? यौन उत्पीड़न, बलात्कार, हत्या सहित, भाई अब तो हत्या सहित महिलाओं के खिलाफ हिंसा बढ़ती जा रही है। अब जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसके आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश 2021 में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा यहाँ पे अपराध दर्ज हुए थे। विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस ब्रुटैलिटी दिखाती है, बर्बरता दिखाती है, और महिलाओं के उत्पीड़न की भी खबरें यहाँ पे सामने आई थी। ये चीज आप जरूर लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो मुद्दे हैं मेन अधिकार संबंधी, वो कौन से मुद्दे हैं वो देख सकते हो आप। एक है कानून और व्यवस्था। भाई प्रदेश में अपराध में वृद्धि का अनुभव कर रहा है, विशेष रूप से महिलाएं, वंचित समुदायों के खिलाफ काफी हिंसक अपराध हो रहे हैं। तो इससे राज्य की जो कानून प्रवर्तन एजेंसियां हैं उसकी प्रभावशीलता, भाई वो इफेक्टिव हैं, काम कर रही हैं अच्छे से, उसके बारे में काफी चिंताएं पैदा होती हैं। जाति आधारित भेदभाव, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में दलितों की अच्छी खासी आबादी है जो अब भी भेदभाव और हिंसा का सामना कर रहे हैं। राज्य में विभिन्न जातियों के बीच हिंसा की भी कई घटनाएं देखने को मिलती हैं। धार्मिक तनाव, अब उत्तर प्रदेश में विविध धार्मिक आबादी है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में हिंदू, मुसलमान, सिख हैं। हालांकि राज्य ने हाल के वर्षों में सांप्रदायिक हिंसा की बहुत सी घटनाएं देखी हैं, जिससे धार्मिक तनाव की चिंता भी बढ़ गई है। बेरोजगारी तो आप हर जगह लिख के आएंगे। अब यहाँ पे बहुत से लोग तो बेरोजगार हैं या फिर अल्प रोजगार हैं, अंडर एम्प्लॉयड हैं। तो इससे रोजगार के पर्याप्त अवसर और आर्थिक विकास प्रदान करने की जो राज्य की क्षमता है उसके बारे में चिंताएं काफी पैदा होती हैं। स्वास्थ्य सेवा, यहाँ पे कोविड-19 महामारी ने राज्य के अपर्याप्त स्वास्थ्य ढांचे को उजागर किया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। अपने सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच प्रदान करने की जो राज्य की क्षमता है उसके बारे में यहाँ पे आपको चिंताएं देखने को मिलेंगी। शिक्षा, अब जो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर आप जानते हैं कम है, खासकर महिलाओं की और वंचित समुदायों की शिक्षा की गुणवत्ता कम है, तो यहाँ पे नागरिकों के लिए शिक्षा की पहुंच के बारे में भी चिंताएं आपको व्यक्त करके दिखानी है। फिर है आपका पर्यावरण संबंधी चिंताएं। राज्य में महत्वपूर्ण वनों की कटाई, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सब देखा जाता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इन पर्यावरणीय मुद्दों के प्रभाव और एक स्थायी भविष्य प्रदान करने की राज्य की क्षमता के बारे में काफी चिंताएं देखने को मिलती हैं। मानव अधिकारों का उल्लंघन सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे मानव अधिकारों के उल्लंघन की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें असाधारण हत्याएं, हिरासत में मौतें, कस्टोडियल डेथ्स, पुलिस की बर्बरता, ये सब शामिल है। अब मुठभेड़ हो जाती है, उसमें बहुत सी रिपोर्ट आती है जहाँ पे पुलिस ने कथित रूप से फर्जी मुठभेड़ों में लोगों को एनकाउंटर कर दिया। राज्य पर असंतोष को कुचलने और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया जाता है। सारी प्रॉब्लम्स लिखिएगा इसी लैंग्वेज में, ठीक है। महिलाओं के अधिकार, अब उत्तर प्रदेश में महिलाओं के जो अधिकार हैं वो एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। आप जानते हैं महिलाओं के खिलाफ क्या क्या क्राइम्स होते हैं, एसिड हमले, बलात्कार, डोमेस्टिक वायलेंस, तो कार्यस्थल पे भेदभाव, है ना, उत्पीड़न के मामले सामने आते हैं, तो राजनीतिक पदों पर उनका प्रतिनिधित्व भी कम होता है। ये जरूर लिखिएगा आप, ठीक है। फिर बाल अधिकार, बाल श्रम, बाल विवाह, बच्चों की तस्करी, ये सब मुद्दे हैं, ठीक है। ये सब आप थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं। फिर पुलिस की बर्बरता, ये हम ऊपर देख चुके हैं, ये आप लिख सकते हैं। यहाँ पे सारे पॉइंट्स अपने हिसाब से बना के थोड़ा ट्वीक करके चीजें लिखो, करंट अफेयर्स थोड़े से प्रिपेयर करो, चीजें आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये सांप्रदायिक हिंसा, ये इंक्लूड कर सकते हो आप। धार्मिक समूहों के बीच सांप्रदायिक हिंसा का यहाँ पे इतिहास रहा है। हाल के वर्षों में धार्मिक हिंसा की कई घटनाएं हुई हैं, जिनमें मॉब लिंचिंग और धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले भी शामिल हैं, ये आप लिख सकते हो।
अब आपका आता है उत्तर प्रदेश विभिन्न मानवाधिकार चुनौतियों का सामना कर रहा है और राज्य सरकारों को इन मुद्दों के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने और सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों की, मैंने आपको बताया ना, ये आप इंक्लूड कर सकते हो, उसकी रक्षा करना की सुनिश्चित करने की काफी आवश्यकता है। ये आप जरूर लिख सकते हो। अब आप देख लो, जो राज्य सरकार है उसमें अधिकारों के मुद्दों में सुधार के लिए बहुत से प्रयास किए गए हैं। उसमें से क्या क्या हैं प्रयास, ये देख लो आप थोड़े बहुत। पहला आता है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप जानते हो लड़कियों की शिक्षा सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। मानव तस्करी विरोधी प्रयास, इसमें मानव तस्करी को रोकने के लिए कदम उठाए हैं और राज्य के विभिन्न जिलों में मानव तस्करी विरोधी इकाइयों की स्थापना की है। महिला हेल्पलाइन 1090 जानते होंगे आप। फिर भ्रष्टाचार विरोधी, इसमें भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अभियान काफी शुरू हुए हैं। जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ शिकायत दर्ज होगी, प्रक्रिया को कारगर बनाया जाएगा। शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम जो है वो राज्य में सुनिश्चित करने के लिए लागू हुआ है कि जो बच्चे हैं उनको जो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा है उस तक वो पहुंच सकें। स्वच्छ भारत अभियान, इसमें आप बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स भी डाल सकते हो। फिर आपका कौशल विकास आता है। इसमें सरकार ने युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए उनमें कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए काफी कदम उठाए हैं। महिला सशक्तिकरण, इसमें आप ये महिला सम्मान प्रकोष्ठ ये लिख सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो राज्य में महिलाएं हैं उनके मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक समर्पित ये विभाग है। ये महिलाओं के खिलाफ हिंसा, लैंगिक भेदभाव, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और रोजगार तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों को संबोधित करके महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों को बढ़ावा देने की दिशा में काम करेगा। फिर न्याय तक पहुंच, सरकार ने सुनिश्चित करने के लिए बहुत सी पहलें शुरू की हैं कि लोगों की न्याय तक पहुंच हो, विशेष रूप से समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के लिए, और इसमें त्वरित और कुशल न्याय वितरण सुनिश्चित करने के लिए कानूनी सहायता प्रकोष्ठ, मोबाइल कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ये सब स्थापित करने की बात की गई है, ठीक है। और फिर इसमें आपका ये आप लिख सकते हो, इन प्रयासों का उद्देश्य राज्य में लोगों के जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना है, सुनिश्चित करना है कि सभी अधिकारों की रक्षा की जाए। अभी लंबा रास्ता तय करना है। गरीबी, भेदभाव और असमानता जैसे मुद्दों को दूर करने के लिए और अधिक करने की आवश्यकता है। ये आप मतलब हमेशा एक फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन लिखेंगे, ठीक है। कोई 2-4 कोट्स मिलती रहे आपको तो बीच में अपनी एक डायरी मेंटेन करो और वो सब लिखते रहो, ठीक है। किसी भी पेड ग्रुप के लिए आप हमारे इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मिलती हूँ मैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।